हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर प्राइस में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक्स के समरी को लेकर के, क्योंकि जो एनसीईआरटी जो सीटेट का पेपर 1 है उसमें 15 मार्क्स जो आते हैं वो एनसीईआरटी बुक से आते हैं, जो ईवीएस का आसपास बुक है। तो उसमें जो क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ की जो एनसीईआरटी बुक्स है, तो उसी में से जो 15 में से 15 नंबर उसी में से आते हैं और कहीं से नहीं आते। एक बार दिसंबर में जो पेपर हुआ था पिछले से पिछली बार, उसमें साइंस का 6 7 8 के पूछ दिया था, वो गलती से बाय मिस्टेक हो गया था। लेकिन अब ऐसा गलती नहीं होगा और अब हमेशा जो है ना थर्ड फोर्थ फिफ्थ के ही पेपर से बनेंगे। तो इसीलिए अब आप लोगों के पास कम टाइम है, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो क्यों ना ऐसा वीडियो बनाई जाए जिससे कि आप लोगों को कम समय में 15 में से 15 नंबर पूरे आ सके। तो ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस ही यही है कि आपके जो 15 नंबर जो आते हैं सीटेट के जो ईवीएस में, तो उसमें से आपको पूरे 15 में से 15 नंबर मिल जाए, क्योंकि बहुत आसान है वो 15 में से 15 नंबर लाना। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 पे फोर्थ क्लास पे बात किया है, वो फर्स्ट से लेकर के 10th चैप्टर तक है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 से लेकर के नेक्स्ट चैप्टर तक। थर्ड क्लास के भी वीडियो हमने पिछले बना रखी है, आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में या फिर इसका हम लिंक अभी इस पर हम डाल देंगे, उसे भी आप देख सकते हैं। चलो आइए हम शुरू करते हैं। पहले ये आपकी एनसीईआरटी बुक्स है फोर्थ क्लास की। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो सके, क्योंकि अब सीटेट का पेपर बहुत करीब आ चुका है। और आप उनके पास यदि वो बुक पढ़ते हैं तो फिर आपको मतलब वो लोग कहीं ना कहीं उनको टाइम वेस्ट होगा। तो आप किसी को हेल्प कीजिए, आप हेल्प करने से कोई आपका नुकसान नहीं होगा, है ना। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 11 फुलवारी। देखिए पहला इसमें पॉइंट क्या है कि उत्तरांचल में जो पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ फूलों की मतलब फूल ही फूल होते हैं। जहाँ फूल ही फूल होते हैं वो उनको क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि फूल की घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको हम, जो फूल की जो घाटी है, क्या उनको हम फूल की घाटी कहा जाता है, ठीक है। फूल की घाटी कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मधुबनी लोक जो चित्रकला है वो बहुत पुराना रूप है। मतलब मधुबनी कहाँ पे है ये, मतलब एक बिहार में एक मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे एक जो जो फेस्टिवल्स होते हैं, जो फेस्टिवल में एक खुशी के मौके पर या फिर घर के दीवार पर और आंगन के बीच बनाए जाते हैं। कौन सी क्या बनाती है, मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है। यह चित्र एक मतलब चावल के जो चावल को पीस करके उसको घोल करके उससे बनाया जाता है। ये सीटेट में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो ये आपको सीटेट के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या-क्या विशेषता क्या है कि ये चित्रकला कहाँ की है, तो मधुबनी की है। मधुबनी कहाँ पे है, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है। अब यहाँ पे उस मधुबनी जो पेंटिंग है उसका इसको मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। तो उस मधुबनी पेंटिंग में क्या है कि ये कब बनाया जाता है, ये त्योहारों में बनाया जाता है, खुशी के मौक़ों पर बनाया जाता है। जब और बनाया कहाँ पे जाता है, ये घर के दीवारों पर बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है, घर के दीवारों पर बनाया जाता है और आंगन में ये चित्र बनाए जाते हैं। तो आपको उसमें से जो जैसे क्वेश्चन 4 ऑप्शन दे देंगे और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन गलत होगा और 3 सही होंगे। और फिर ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी या ए बी सी डी सारे सही है। इस टाइप के क्वेश्चन ना इस क्वेश्चन में से, इस पॉइंट में से बनते हैं। और हम अभी तक मतलब 99% इसी टाइप के क्वेश्चन इस पॉइंट से पूछा गया है सीटेट में। दूसरा है कि ये चित्र है पिसे हुए चावल के घोल से बनाया जाता है। आप ये देख सकते हैं कि ये किससे बनते हैं, ये चावल के मतलब चावल को पीस करके और उसको पानी में मिला कर घोल से बनाया जाता है। दूसरा क्या है कि जो मधुबनी लोक चित्रकला में प्रयोग की जाने वाली रंग की एक खास तरह की होती है। मतलब वहाँ पे मधुबनी में जो होती है ना, ये एक हर फेस्टिवल में ये लोग यूज़ करते हैं ऐसी पेंटिंग्स। और इसमें देखिए इसमें जो यूज़ क्या-क्या करते हैं, इसका मटेरियल क्या-क्या रिक्वायरमेंट है ना? तो उसमें सबसे पहले क्या होती है, वो देखिए इसमें नीम, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग ये सब इस्तेमाल की जाती है इसमें। क्या सब है? नीम, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग आदि चीज़ ये सब इस्तेमाल की जाती है इसमें। और इसमें जंतु के मतलब इसमें जो डायग्राम बनाए जाते हैं, ज़्यादातर भगवान के डायग्राम बनाए जाते हैं या एनिमल के डायग्राम, मतलब जो फिगर जो पिक्चर्स है वो ड्रॉ की जाती है कहाँ पे? वॉल पे। अब उसके बाद है कि इसको हम 1 मिनट, इसमें हम ना इसको डेली लाइफ में हम कैसे जीवन में फूलों का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ कैसे होती है? क्योंकि देखिए आप एनसीईआरटी भी लर्निंग आउटकम पे बात कर रही है कि आप बच्चों को जब पढ़ाएँगे ना, तो उसका डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाना है बच्चे को, कि वो सीखे कि बच्चे उसका डेली लाइफ में यूज़ कहाँ करते हैं। यदि बच्चा यूज़ नहीं करेगा किसी भी चीज़ को, तो उसको आपको सिखाने का कोई पर्पस ही नहीं है।
तो इसीलिए जो एनसीईआरटी जो वर्क कर रही है, तो इस पे वर्क कर रही है कि बच्चों को आपको डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ानी है कोई भी चीज़। और इसीलिए जो अभी फ़िलहाल में मतलब ये एनसीईआरटी 2005 में भी ये बात कही गई थी, और जो अभी जब मतलब लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम बनाने की बात कर रही है, तो दिल्ली में तो लर्निंग बेस्ड और मतलब लर्निंग बेस्ड जो लर्निंग आउटकम जो है वो तो तैयार हो चुका है। बट अब दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी उन सब में भी मतलब हो रही है कि आप अपना टारगेट क्या अचीव करना चाह रहे हो। मतलब बच्चा आप यदि पढ़ाओगे तो बच्चा कितना सीखेगा और क्या सीखेगा, कहाँ तक उसका जो एवरेज लेवल है वो पहुँचेगा। तो ये लर्निंग आउटकम पे बात हो रही है। तो यही बात है कि आप हर चीज़ को बच्चे को डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाओ, जिससे कि बच्चा को समझ सके और वो देख सके कि यार ये इम्पोर्टेंस है मुझे पढ़ने के लिए। तो ऐसे फूल में भी है कि ये फूलों की मतलब कि फूलों को छाया भी कहा जाता है। फूलों को छाया, बहुत से फूलों की सब्जी बनती है। आपको ये पता है, जब कोई चीज़ आप सब्जी बनाते हो उसको बता सकते हो ये फ्लावर्स है, इसकी सब्जी बनती है। यदि देखिए उसी प्रकार से कुछ नाम्स है कि उत्तर प्रदेश में कचनार फूल है, उसकी सब्जी बनाई जाती है। क्या है? कचनार। कचनार क्या है? कचनार एक फूल है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे उनकी सब्जी बनाई जाती है। ऐसे है केरल में। केरल में केले के फ्लावर्स के फूल बनाए जाते हैं। मतलब केले में जो होती है वो केरल मतलब क्वेश्चन आपको यहाँ से भी पूछ सकता है कि केले के जो फ्लावर्स है उसकी सब्जी कौन से स्टेट की बनाई जाती है, कौन से स्टेट में? तो इंडिया में, तो वो केरल में है। और कुछ इधर से पूछ सकता है कि केरल में मतलब किसके फूलों की सब्जी बनाई जाती है, तो आप बता सकते हैं कि केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र में सहजन है। सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं वहाँ पे महाराष्ट्र में, ठीक है? सहजन के पकौड़े बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यह कुछ फूल की मतलब कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो उनको मतलब सूखी सब्जी और सालन, मतलब सालन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि तरीकेदार सब्जी, मतलब अच्छी ठीक-ठाक सब्जी और चटनी बनाई जाती है। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनको सूखी सब्जी मतलब ड्राई वेजिटेबल मतलब है ना, और सालन जो एक अच्छी तरीके से और चटनी वो बनाई जाती है। हम देखें तो फूलों के इस्तेमाल बहुत सी मेडिसिन में भी यूज़ होती है। जो फ्लावर्स का जो यूज़ है तो उसका यूज़ कई बार ना मेडिसिन में भी होते हैं। बहुत से फ्लावर्स ऐसे हैं जैसे कि गुलदावरी, जीनिया के रंग वो बनाए जाते हैं। इन रंगों का इस्तेमाल कपड़ों को जो हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं उनको ड्राई करने के मतलब उनको कलर करने के लिए बनाई जाती हैं। उनको उनको कलर करने के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो गुलाब के जल, आपने देखा ही होगा, आप लोग बहुत सारे सबके घर में यूज़ करते ही हैं गुलाब के जल। और गुलाब के जल और ग्लिसरीन जो बराबर मात्रा में मिलाकर शीशों में मतलब उसको भर लो, तो इससे क्या होती है जो कुछ बूंदे नींबू की उसमें भी वो डाल दो, तो ये सर्दियों में एक इसका के इस्तेमाल करने में त्वचा पर करती है, त्वचा का यूज़ करती है। मतलब गुलाब के जल और ग्लिसरीन और बराबर में उसमें थोड़ा-सा नींबू का रस डाल के एक शीशी में पैक करके वो स्किन पे लगा, जिससे आपका स्किन उस पे ड्राई नहीं होगा। इसके इस्तेमाल पर आपकी जो वही है ना कि जो आपका स्किन जो है ड्राई हो जाती है, वो वजह से जिसको कहते हैं फटना या सूखती है, तो वो इससे नहीं होगा। तो ये गुलाब के जल पे ये बात होती है। गुलाब के जल और ग्लिसरीन मात्रा में, ठीक है? जो त्वचा है वो इस पे त्वचा फटती सूखती नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, जो आपने जो इत्र क्या होता है? जो सेंट होते हैं, तो उसका एक छोटी-सी शीशी बहुत सारे फूलों के बनाई, आपको पता ही होगा कि वो जो है ना कि वो फूलों के रस से बनाई जाती है। तो फूलों के रस से बनाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में कि एक काका कन्नौज जिला है, उसमें इत्र के लिए एक मशहूर है। उत्तर प्रदेश में कौन-सा डिस्ट्रिक्ट मशहूर है? काका कन्नौज डिस्ट्रिक्ट जो है वो किसके लिए फ़ेमस है? वो इत्र के लिए फ़ेमस है। यहाँ पर इन इत्रों बनाने के लिए उसके पास इलाकों से ट्रकों में एक भर कर के फूल लाए जाते हैं, और फिर उससे मतलब कि इत्र, गुलाब के जल, केवार तैयार किए जाते हैं। मतलब इत्र बनाते हैं, गुलाब के जल बनाते हैं, केवार ये सब चीज़ है ना, ये सब चीज़ इनसे तैयार कीते हैं। और कन्नौज में इस पे क्या रोज़गार मिल जाती है लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में जो कुछ पतली जो पाउडर जैसी रचना दिखती है उसे पराग कहते हैं। तो पराग क्या होता है? ये जो पराग है, ये पराग है, वो पराग किसे कहते हैं? क्या होता है पराग? आपने देखा होगा कि फूल के अंदर थोड़ी जो पंखुड़िया के अंदर जो फूल के अंदर भी पंखुड़िया के जो बीच में जो होती है ना, वो एक पतली पाउडर जैसी एक रचना होती है ना?
जो पतली पतली होती है उसमें रचना आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। उसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पराग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा, वो कैसे कैसे बदले घर। मतलब आपको उस चैप्टर्स में है कि जो घर का जो स्ट्रक्चर्स है वो कैसे कैसे धीरे धीरे चेंज हो रहा है। देखिए, तो सबसे पहले जो पॉइंट्स इसमें ये है कि डेरा। डेरा मतलब खाजी खान। खाजी खान पाकिस्तान में है। आपको पता ही है कि 1947 से पहले भारत का ही हिस्सा था पाकिस्तान, और अब 1947 के बाद वो पाकिस्तान एक अलग देश बन चुका है। तो वहाँ पे क्योंकि ये हिस्ट्री जो भी बुक्स है, इस बुक्स में बहुत पुरानी हिस्ट्री दे रखी है ना। मतलब ये जो स्टोरी टेलिंग है मतलब 1947 से पहले की है। तो इसीलिए जो इसमें ये बुक में कंटेंट है, तो ऐसे ही डेरा जो जो गाजी खान है, जो गाजी खान है वो एक पाकिस्तान में है। और इसके बाद गांव में फर्श की लिपाई गाय के गोबर और मिट्टी के मिश्रण से की जाती है जिससे कीड़ा ना लगे। ये पॉइंट भी आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएंगे कि ये जो है कि गांव में जो फर्श पे जो आपको मतलब जिसको हम साफ करते हैं, जो लिपाई करते हैं, वो किससे करते हैं, गाय की गोबर से, मिट्टी के मिश्रण से। और क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें कीड़ा ना लगे। ठीक है। अब देखिए कीड़ा ना लगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, स्टडी फॉर प्राइस में। इसका भी मैंने वहाँ पे लिंक भेज दिया है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नीम और कीकर की लकड़ियाँ दीमक से लकड़ी को नुकसान पहुंचाने से रुकती है। ऐसा क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, लेकिन ये जो दोनों पॉइंट्स है ये आपको मैचिंग में आया हुआ है। मैचिंग करने में, और मैचिंग करने में ऑप्शन में वही ए बी बी सी सी डी ऐसे करके ये जो ऑप्शन है उस टाइप में। तो आपको पता ही होगा नीम और कीकर की जो लकड़ियाँ होती है, नीम की और कीकर की जो लकड़ियाँ होती है वो किसका यूज़ करती है, वो दीमक की जो लकड़ी है उससे दीमक जो है लकड़ी को नुकसान ना करे उसके लिए यूज़ की जाती है। तीसरा पॉइंट क्या है कि लोग नदी के पानी का इस्तेमाल बहुत से काम के लिए करते हैं। आपको पता ही है कि जो हमारे जो नदी है, रिवर्स है, उसका यूज़ हम बहुत सारे अपने काम के लिए करते हैं, जैसे कि कपड़े धोने के लिए, जानवरों को नहलाने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है वो पानी को गंदा कर देती है, क्योंकि नदी का जो पानी है वो बदलता रहता है, क्योंकि यह कई जगहों पर बहता है। तालाब और झीलों को पानी भी इन्हीं कारणों से गंदा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे भी लोग यूज़ करते हैं। ख़ास तौर से जब हम जानवरों को उसमें नहलाते हैं, बर्तन साफ़ करते हैं, कपड़े धोते हैं, तो उसका जो केमिकल है वो उस पानी में रह, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। वाटर पॉल्यूशन से फिर यहाँ पे फिर सॉइल पॉल्यूशन के चांस बढ़ जाते हैं वहाँ पे, और इरिगेशन वहाँ पे जो है ना, तो फिर वो प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, हम देखें तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पानी को आसानी से घुल जाती है। जैसे कि हम देखें हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक भी है यह, इसीलिए आवश्यक है कि हम पीने से पहले पानी को साफ़ करें, और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि पानी को उबालें। मतलब आपको ज़्यादातर सबको पता ही है कि पानी को पीने से पहले, क्योंकि आज के पानी में बहुत सारी चीज़ जर्म्स वगैरह मिक्सअप होते हैं, जो मिक्स हो जाते हैं, तो इसीलिए हम करते क्या है, उसको पानी को हल्का सा गुनगुना कर लेते हैं, और गुनगुना करके मतलब रख देते हैं, ठंडा हो जाता है, फिर पीते हैं, क्योंकि उसका जो जर्म्स हो जाए, बैक्टीरियाज है, वो मर जाएंगे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर्स पे बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा 14। देखिए, इसमें मैंने वो चैप्टर्स स्किप कर दिए हैं जिस चैप्टर से आपको क्वेश्चन सीटेट में नहीं बन रहे थे, तो जिसमें एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्योंकि थर्ड क्लास में कुछ कुछ चैप्टर्स थे उस पर वीडियोस है, लेकिन फोर्थ क्लास में उससे ज़्यादा चैप्टर्स है, उस पर मतलब हर एक साल किसी न किसी पॉइंट से स्किप करके क्वेश्चन आते ही है। तो ये चैप्टर नंबर 13 को मैंने स्किप कर दिया है, और चैप्टर नंबर 14 है कि बसवा का खेत। बसवा का खेत, इसमें कि पौधों के साथ-साथ खरपतवार भी निकल जा उगते हैं। देखिए, ये पॉइंट्स भी आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर में मिल जाएँगे, ये क्वेश्चन भी, कि जो पौधे हैं तो उसके साथ-साथ क्या निकलते हैं, खरपतवार। और खरपतवार जो होती है वो खेत और बगीचे में अपने आप उग जाते हैं, उनको उगाया नहीं जाता है। और अब कैसे उगते हैं, खरपतवार को मतलब निकलना ज़रूरी है, ताकि सदा खाद पानी खरपतवार ना ले, और अगर खरपतवार ज़्यादा हुई तो पौधे स्वस्थ नहीं होंगे। आपको पता है कि जब हम एग्रीकल्चर मतलब कृषि का खेती करते हैं, तो जैसे हम वेजिटेबल्स भी करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ का खेती करते हैं उसमें, तो बहुत सारे ना उसके साथ जो खरपतवार निकल जाते हैं, जो अपने आप निकलते हैं, क्योंकि वो
हमारे जो मिट्टी से है तो उसमें मतलब इतनी जो शक्ति होती है जिससे कि हम उसमें अपने खाद डालते हैं जितने सारे उसके लिए मतलब एनर्जी के लिए डालते हैं जिससे कि पौधा ग्रोथ करे अच्छी तरीके से। तो उससे क्या होती है जो अपने आप जो खरपतवार निकल जाते हैं। यदि हम उसको साफ़ नहीं करेंगे टाइम टू टाइम तो जो हमारे जो वेजिटेबल्स है मतलब जिस प्रकार जिसका खेती है तो वो कहीं न कहीं वो उसको नुकसान उसको ग्रोथ करने में रुकावट पैदा करेगी। तो इसके लिए हम उसको साफ़ करते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि प्याज़ की फसल में प्याज़ के बीज बोए जाने के 20 दिन के बाद अंकुरन होने शुरू होते हैं। अब ये क्वेश्चन भी सीटेट को आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएँगे कि जो प्याज़ की जो फसल है ना, वो प्याज़ के बीज बोने जाने के 20 दिन के बाद अंकुरित होने में उसको कितना टाइम लगता है? 20 दिन लगता है। जब हम पत्तियाँ पीली होने पर सूखने लगती है, तो प्याज़ को निकालने के लिए तैयार हो जाती है। मतलब इसका ये देखें कि उसको हम कितने दिन टाइम लगता है? 20 दिन। अंकुरित होती है शुरू में। जब उसके जो हमारे जो उसकी जो पत्तियाँ है वो येलो कलर की होने लग जाती है और सूखने लगती है, तो उसको प्याज़ के लिए हमें मतलब फिर खेत से उसको मतलब निकालते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि प्याज़ की फसल का इस्तेमाल किए जाने के लिए औज़ार। जब हम एक प्याज़ की फसल अभी मैंने पहले पॉइंट में डिस्कस ये किया था कि खेती किसका होता है, अब प्याज़ की भी खेती होती है। तो प्याज़ की जो खेती होती है उसमें जो कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ की जाती है, कौन-कौन से जो टूल्स है वो यूज़ की जाती हैं। जैसे कि पहला जो है एक खूंटी। खूंटी क्या होती है? खूंटी जो है ना एक आयरन की एक छड़ होती है मतलब एक लोहे की एक छड़ होती है। उसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? उसका इस्तेमाल हम मिट्टी को खोदने के लिए करते हैं, ढीला करने के लिए करते हैं, नरम करने के लाइक हम फावड़ा जैसे फावड़ा का यूज़ करते हैं ना, तो फावड़ा तो बड़ा होता है लेकिन जो ये जो खूंटी है वो छोटा होता है। अब इलिंगे, इलिंगे का इस्तेमाल क्या होता है कि प्याज़ के ऊपर सूखी हुई पत्तियों को अलग करने के लिए। इलिंगे मतलब लाइक जैसे सीज़र होता है ना, तो ऐसे ही वो इलिंगे मतलब बड़ा-सा होता है। उसको जो हमारे जो प्याज़ है, तो उसके ऊपर जो पत्ती सूख जाती है, तो उसको काटने के लिए होती है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि एक कुड़िले कुरीले क्या होता है? एक हल जैसा दिखने वाला होता है। आपने ह से आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि ह से हल। तो ऐसे कुरीले जो होता है वो एक हल जैसे दिखने के लिए होता है जो उसको उखाड़ने के लिए। अब यहाँ पे भी हमने चैप्टर नंबर 14 को स्किप कर दिया है और चैप्टर नंबर 16 पे बात करेंगे। जो चर्चा करेंगे 16 पे तो 16 का जो चैप्टर्स है वो है कि चूँ-चूँ करती आई चिड़िया। आपको स्लाइड इसमें अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है 1 मिनट। एक्चुअली देखिए इसमें वो मिस हो गया इसका टाइटल डालना इसमें टाइपराइटर से मिस हो गया है, वो डाल नहीं पाए, भूल गए होंगे। तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ ये चैप्टर नंबर 16 है, तो उसका नाम है चूँ चूँ करती आई चिड़िया। ये चैप्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट है आपको डीएसएसबी के लिए भी, सीटेट के लिए भी, केवीएस के लिए भी, मतलब नवोदय विद्यालय के लिए भी और केंद्रीय विद्यालय के लिए जितने सारे एग्ज़ाम्स हैं। क्योंकि जो एक ये गिज्जू भाई का जो स्टोरी है, जो टेलिंग है, ये आपको फ़िलॉसफ़ी की मिल जाएगी। जो आपने डीएलएड किया होगा तो फ़िलॉसफ़ी में एक बहुत बड़ा इसका एक यूनिट ही है गिज्जू भाई बेदका का। है ना? तो ये गिजू भाई बेतका पे सीधा क्वेश्चन आया भी है कई बार कि गिजू भाई बेतका कहाँ के रहने वाले थे? तो सीधा आपको बतानी होगी ये गुजरात के रहने वाले थे, है ना? उनको बच्चों से ना बहुत ज़्यादा एक बहुत सारी क्या लिखी है उन्होंने क्वेश्चन अच्छा इसमें ये भी छूट गया है कि मैं बता देता हूँ आपको कि उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी स्टोरी लिखी है, मतलब कहानियाँ लिखी है। उनको बच्चों से बहुत अधिक प्यार था, है ना? तो क्वेश्चन ये भी है कि बच्चों के लिए वो जो गिज्जू भाई बेतका थे, वो कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के रहने वाले थे और बच्चों के लिए बहुत सी उन्होंने स्टोरी लिखी है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो बर्ड्स होते हैं, जो पंछी होते हैं, वो केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाती है। जब मतलब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं, तो वो घोंसला छोड़कर मतलब निकल जाते हैं, जो छोड़ देते हैं। तो सबको अपने बच्चे को पालन-पोषण करने के लिए, जो उसको थोड़ी देर के रखने के लिए, उसको एक घर की ज़रूरत पड़ती है, जो एक आश्रय की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही पक्षी भी एक घोंसला बनाती है, जो अपने अंडे रखने के लिए जब उसमें से जब अंडे फूट जाते हैं, जब उसके बच्चे बाहर निकल जाते हैं, तो वो भी उस घोंसला को छोड़ कर के अपने दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है? अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोयल मीठा गाती है, वो अपना खुद घोंसला नहीं बनाती, वो कौवे के घोंसले में मेम अंडे देती है। मतलब जो कोयल देखिए कि कोई आपको पता होगा कि कोयल और कौवे एक से जैसे दिखते हैं। वो कोयल जो है ना, वो एक अपने खुद का घोंसला नहीं बनाती, वो किसके? वो कौवे के घोंसले में अंडे मतलब अंडे देते हैं, जिससे कि कौवा उसका पालन मतलब कौवे के साथ नहीं तो कौवा क्या करेगा दूसरे के अंडे को फोड़ फोड़ देता है। ठीक है? तो इसीलिए कौवे के अंडे मतलब कोयल जो है वो कौवे के घोंसले में ही अपने अंडे देता है। मतलब घोंसले में मेम अंडे देता है। कौवा अपने अंडे के साथ कोयल के अंडे को भी वो सेता है।
कौवा पेड़ की ऊंचाई डाल पर घोंसला बनाता है। आप सबको पता है कि जो कौवे का जो घोंसला होता है वो हमारे जो जो पेड़ से जो ट्रीज होती है उनके सबसे टॉप पे उनका जो घोंसला होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार सीटेट में आ चुका है अभी तक कि जो कौवे का जो उनका घोंसला सबसे ऊपर किसका होता है, तो कौवे का होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच और मेहंदी के मेम के मतलब मेड मेम अपना घोंसला बनाता है। इस फाख्ता को लेकर के सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, आपको उसके सीटेट के प्रोस्पेक्टिव से आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि फाख्ता फाख्ता एक ऐसा जो है ना, एक ऐसा बर्ड्स है वो मतलब एक कांटों के बीच में और मेहंदी के मतलब मेड में अपना घोंसला बनाता है। तो फाख्ता से आपको याद रखना पड़ेगा वो कहाँ पे घोंसला बनाता है, कांटों के बीच में, और कौवा सबसे ऊपर बनाता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गोरैया का आएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको आएंगे वहाँ पे मैचिंग करने के लिए। गोरैया अपने घर में या आसपास दिखाई देता है। गोरैया कब, आपने देखा होगा बारिश के मौसम में गोरैया जो है ना वो आपके घर के आसपास दिखाई देता है। फिलहाल लेकिन भारत में अब धीरे धीरे कम हो रही है उसकी जनसंख्या, तो उसको अब मतलब संरक्षण के लिए सरकार ने घोषणा कर दी है। तो वहाँ कभी भी घोंसला वो कहीं भी घोंसला बना लेती है। अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार, आले में, मतलब कहीं भी जहाँ पे उनको जगह मिलता है तो वो कहीं भी घोंसला वो बना लेती है। कौन? गोरैया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कबूतर भी अपना घोंसला ऐसे ही बनाता है जैसे कि जो आमतौर पर अपने घोंसले पुराने मकान या खंडरों में बनाए जाते हैं, है ना। जहाँ पे मतलब खाली जगह मिलता है वहीं पे कबूतर भी अपना घोंसला बना लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बसंत गौड़ियों को, जो बसंत में जो गौड़ी को गर्मी में टुक टुक की आवाज़ लगाते हुए सुना जाता है। जो बसंत गौरी को जो गर्मियों में किसकी आवाज़ सुना जाता है, टुक टुक को। ये एक इस चैप्टर्स में एक कंटेंट में मतलब एक स्टोरी है उसमें से ये पॉइंट लिया गया है। सुना जाता है ये अपने घोंसला पेड़ के तने में छेद करके बनाती है। मतलब जो बसंत गौरी है, जो है ना बसंत गौरी जो पेड़ है, तो ये जो एक टुक टुक की आवाज़ मतलब लगाता हुआ ये जो अपना घोंसला कहाँ बनाता है, ये पेड़ के तने में छेद करके, जो पेड़ का जो हमारा जो जो तना होता है ना उसमें छेद करके ये घोंसला बनाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दार्जिलिंग चिड़िया, इस पे भी आपका सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे इस पॉइंट पे भी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन दार्जिलिंग चिड़िया से भी कई बार पूछा जा चुका है। तो दार्जिलिंग चिड़िया जो है वो अपनी नुकीली चोंच का इस्तेमाल करके झाड़ियों की जो दो पत्तियों के साथ मतलब सीने के लिए यूज़ करती है, और उनके बीच में थैली के अंडे देने के लिए वो करती है। मतलब जो दार्जिलिंग बर्ड्स एक ऐसा चिड़िया है वो अपने चोंच से ही एक मतलब दो पत्तियों को सिल देंगे और उसमें अपना अंडा देते हैं, है ना। तो ये दार्जिलिंग है। तो आपको दार्जिलिंग बर्ड्स हो गए, बसंत गौरी हो गया, कबूतर हो गया, गौरैया हो गया, कौवा हो गया, तो इनके घोंसले पे आपको ना क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। और ऐसे ही क्वेश्चन आप यदि पेपर उठाएंगे ईवीएस का तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट है कि शकरखोरा, शकरखोरा पे भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है आपका। शकरखोरा, शकरखोरा जो है वो किसी छोटे पेड़ या झाड़ी के जो डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाता है। शकरखोरा कहाँ बनाता है कि शकरखोरा जो है ना वो घोंसला कहाँ बनाता है कि घोंसले पर कहाँ बनाता है कि जो झाड़ी के जो डाली है, जो किसी छोटे पेड़ है, तो उन पे जो एक लटकता हुआ, जैसे कि ऐसे करके ऐसे ये जो लटकता हुआ, तो इस टाइप का जो घोंसला बनाता है शकरखोरा, ठीक है। इस टाइप का घोंसला बनाता है। घोंसले में क्या क्या होते हैं, उनके बाल होते हैं। क्या होते हैं घोंसले में? बाल होते हैं, बारीक घास होते हैं, पतली टहनियाँ होती है, सूखे पत्ते होते हैं, नई भी होती है, पेड़ की छाल के टुकड़े, है ना। तो ये सब और एक मिनट, और कपड़ों के चिथड़े होते हैं, मतलब जितने सारे जो वेस्ट मटेरियल्स होती है मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ का या फिर बाकी जितने सारे का, तो उन सब का यूज़ करके ना वो जो शकरखोरा है वो चिड़िया एक बनाती है किस पे, एक लटकन की तरह ऐसे करके जो लटका होता है उस पे बनाती है। आपको ये ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नर वीवर, नर वीवर क्या होती है? नर वीवर का मतलब क्या है? नर वीवर जो है वो बुनकर है। नर वीवर क्या है? वो एक बुनकर है। वो पक्षी खूबसूरत से बने हुए घोंसले बनाते हैं। मतलब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि जो सबसे खूबसूरत बने हुए घोंसले कौन बनाते हैं, तो आपको बताना होगा कि नर वीवर बनाते हैं। जो मतलब मेल जो वीवर है, जो मेल वीवर है वो मतलब बनाते हैं बुन करके, ठीक है।
मादा वीवर जो फीमेल वीवर है उन सभी घोंसलों को देखती है, मतलब उनको देखते रहती है, और उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें वो अंडे देती है। मतलब जितने सारे जो घोंसले बनाएंगे, तो घोंसले बनाने का काम करता है जो मेल वीवर होता है, और उसको मतलब उसको देखभाल करने का जिम्मेदारी किसकी होती है, फीमेल जो वीवर्स होते हैं। तो और उनमें जो अंडे किस में देंगे, जो सबसे अच्छे घोंसले होते हैं वो उनमें अंडे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पक्षियों के बहुत से दुश्मन होते हैं, उसमें मनुष्य भी, जानवर भी, कौवे, गिलहरी, बिल्ली, चूहे आदि मौके देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार तो घोंसले भी तोड़ देते हैं। ये खासकर ये पॉइंट बहुत सारे देखने को मिला है। और सबसे बड़ा जो दुश्मन आज के समय में हो रहा है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग है, क्योंकि ह्यूमन बींग तो जानबूझकर वो काम कर रहे हैं। इनको जो इन लोगों को तो अपने को पता नहीं है कि जितने सारे जो कौवे है, गिलहरी है, तो अपने को खाने के लिए वो करते हैं। लेकिन जो ह्यूमन बींग क्या करते हैं, वो जानबूझकर उनको फेंक देते, कई बार उनकी खिड़कियों अगर आप तो वो अंडे फेंक देते, जो उनके बच्चे को नुकसान। उनको कहीं पे ऐसी जगह रख देना चाहिए जिससे कि वो उनके जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ सके, उनको मतलब उनका उनका जन्म हो सके। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो अंडे फेंक देते हैं, टूट जाता है, जिससे कि वो अंडा उसका नुकसान हो जाता है। तो जिस तरीके से किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए उसके बच्चे पे जो दशा बीतती है, उसी प्रकार किसी बर्ड्स के लिए या किसी भी जो किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए उस पे वही दशा बीतती है। चाहे वो बोल नहीं पाते हैं, चाहे वो सुन नहीं, मतलब सुन तो पाते, लेकिन जब वो आपसे आपको बता नहीं सकते, वो अपने आप में बातें करते हैं। तो वो सिचुएशन, वो जो टाइम होता है उसके लिए बहुत दुखद है। तो मेरी आप लोग से ये गुजारिश है कि किसी भी मतलब किसी को आप नुकसान मत पहुँचाएँ, किसी भी अंडे को, किसी भी एनिमल्स को, किसी भी बर्ड्स को। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, हर जगह लॉकडाउन है। अब आप इसमें देखिए कि आपके जो जंगल में जितने सारे मतलब एनिमल्स वगैरह है, मतलब जो कभी आपको दिखते नहीं थे, वो दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी अभी स्टॉप है। जैसे ही आप लोग एक्टिविटी करने लगेंगे, तो ऐसे ही वो क्या करते हैं, वो अपने आप को छुपा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खतरा है ह्यूमन से। तो ये कहा गया है कि जब हमें प्रकृति प्रेम बनना पड़ेगा, जब प्रकृति प्रेम बनेंगे तभी जाके हमारा ये जो टाइम पीरियड है, जितने साल पे, क्योंकि देखिए जिनका जन्म हुआ है उनका मरण है, चाहे वो अर्थ पे भी है चाहे कुछ भी है। तो जब अर्थ बना है तो एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जो अर्थ पे भी पूरे जो जितने सारे जो लिविंग थिंग्स, जितने सारे जो आपको वस्तु है वो उनका भी कहीं न कहीं डिस्ट्रॉय होना है, वो भी ख़त्म होंगे। तो इसलिए मतलब उनको हम प्रिज़र्व के जो एक लंबा समय तक आगे बढ़ सकें। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे कि जो गाय के आगे आगे का जो दांत होता है ना, वो छोटे होते हैं, जिनसे वो कि पत्तों को काटती है, घास चबाने के लिए उनको हेल्प करती है। और पीछे का जो दो दांत होते हैं वो चपटे होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं। आपने देखा होगा जिनके यहाँ गाय होंगे, तो उनके आपने देखा होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बिल्ली के दांत बहुत नुकीले नुकीले होते हैं, मतलब कि बहुत सारे बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो उनकी मांस फाड़ने के लिए और काटने के लिए। जैसे कि बिल्ली, आपको पता ही है कि बिल्ली ना चूहे खाती है, तो उनको उनको काटने के लिए एक नुकीले दाँत की आवश्यकता होती है। तो गाय के जो आगे वाला 2 दाँत होते हैं वो छोटे होते हैं, ये भी क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है। लेकिन बिल्ली के जो 2 दाँत होते हैं, जो दाँत होते हैं वो बहुत नुकीले होते हैं, कि उसका काम क्या है कि मांस को फाड़ने के लिए और काटने के लिए। साँप के जो दाँत होते हैं वो भी बहुत नुकीले होते हैं, पर वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बल्कि वो पूरा निगल लेता है। उनके जो दाँत होते हैं वो भी पतले, लेकिन उसका जो शिकार होता है वो उसको चबाता नहीं है, वो पूरा निगल जाता है। अब नेक्स्ट जो है कि ये देखिए, ये जो गिलहरी का जो पॉइंट्स है, ये सीटेट के आपको प्रीवियस ईयर में 90% मतलब जितने बार सीटेट का पेपर हुआ है, गिलहरी का पॉइंट आया ही है कि गिलहरी का जो दांत हमेशा बढ़ते रहता है। गिलहरी एक ऐसा है जिनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, और इन्हीं के कारण, जो उनको बढ़ने के कारण, वो क्या करते हैं, वो किसी दांतों से काटते हैं, कुतरते हैं हर चीज़ को, जिससे कि उनका दांत ना घिस करके छोटे होते रहते हैं। उनको मतलब दांत में बहुत आगे बढ़ता रहता है, इसलिए वो हमेशा कुतरता रहता है किसी भी चीज़ को। तो ये सीटेट की जो आपके जो देखे प्रोस्पेक्टिव से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये गिलहरी का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आया हुआ है सीटेट में इससे। थैंक फॉर वॉचिंग हमारे इस यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है, क्योंकि आपको सीटेट को प्रिपरेशन करने के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है, और हम चाहते हैं कि उन बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे जो लोग सीटेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो लोग 5 जुलाई को सीटेट के पेपर में अपीयर होंगे। अब
थैंक्स। यदि आप हमारे क्योंकि अब हमारे आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन भेजते हैं, नोट्स भेजते हैं जो हमारी टीम है। तो आप हमारे जो स्टडी फॉर जो प्रेस जो नीचे आपको जो यहाँ पे दे रखा है, तो आप इस चैनल पे हमें जा कर के आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं। थैंक्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।